एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज हम मेरे साथ में हमारे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स इन फाइन आर्ट फोटोग्राफी, शुभम नारंग है। शुभम पानीपत हरियाणा से है और फैशन में अपनी एक्सपर्टीज, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। आज मेरा जो उनसे डिस्कशन है वो डिस्कशन है एक थर्ड ईयर के मेजर प्रोजेक्ट की वजह से। हम लोग आज एक डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें मैं शुभम को बताने वाला हूं पर्पस ऑफ डूइंग अ कैंपेन, फोटोग्राफी कैंपेन, जहां एक ब्रांड, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक प्रोडक्शन हाउस और एक फोटोग्राफर मिलकर के एज अ टीम काम करते हैं एक ब्रांड के लिए, जो कि क्योंकि शुभम फैशन कर रहे हो तो एक फैशन के ब्रांड को हम अज्यूम करेंगे। दैट कुड बी एनी ब्रांड, वो कोई डेनिम हो सकता है, वो कोई फैशन डिजाइनर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो अभी हम चर्चा से निकालेंगे कि हम किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं वो चर्चा। शुभम, कैसे हैं आप? सर, आई एम वेल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अब तक जो आपकी लर्निंग रही ईयर 1, ईयर 2 में, उसमें सिलेक्शन ऑफ फैशन या स्टूडियो ही क्यों रहा? आपने मेजर कैसे मान के चले आप उसको कि मुझे इस तरफ ज़्यादा काम करना है? तो अपने स्टूडियोज में मैंने देखा अक्सर काम किया है। सर बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। एक्चुअली सर, फोटोग्राफी जब मैंने स्टार्ट करी थी वो मतलब मेरे को उसका पी भी नहीं पता था। अब एक्सप्लोर मैंने सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने सेकेंड ईयर में अपने एंटर किया तो उस टाइम मैंने कुछ हमारी एक लाइट गेज की प्रैक्टिस होती है, तो जिसमें हमने हर तरह की लाइटिंग की उसमें प्रैक्टिस करी। तो जब वो हमारी कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो हमने एक फ़ोटो बुक उसकी बनाई मेटामॉर्फोसिस के नाम से, जिसमें कि हर तरह की लाइटिंग, हर तरह की पोजीशनिंग उसमें अवेलेबल है कि किस भी लाइट का किस तरह का इफेक्ट होता है और उसका बिहेवियर क्या है। एक्चुअली मेन यही हमारा मोटिव था कि उसका बिहेवियर, एक पर्टिकुलर लाइट का हम बिहेवियर जान सके कि वो कैसे बिहेव करती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब वो हमारी कंप्लीट हुई तब मैंने थोड़ा सा फाइनलाइज किया कि मैं जो है इस चीज़ में और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा कि लाइक डिज़ाइनर्स के साथ काम करके। स्टार्टिंग तो मैंने अभी इतनी हाई स्केल पे नहीं करी कि लाइक मॉडल्स के पोर्टफोलियोज वगैरह बिल्ड करना, और जो कि मेरे लिए भी वो बेनिफिशियल था कि अगर मेरा वो पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है तो वो चीज़ मेरी एक नई एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा कि मेरे को फिर वो चीज़ पता लगती गई कि मैं इसी चीज़ में ही इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को यही अपना इसी में ही अपना करियर बनाना है। तो फिर मैंने आगे जो है डिज़ाइनर्स को जैसे अपने इंस्टा, सोशल मीडिया पे फॉलो किया, लिंक्डइन खोला, उनका बिहेंस खोला, और अपने मेंटर के साथ भी उस चीज़ के लिए डिस्कशन वगैरह करी। तो कोलैबोरेशंस में ही शूट करे। तो एट द एंड मेरे को लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में जाके यही समझ आया कि मेरे को अगर करना है फोटोग्राफी के अंदर तो मैं इसी करियर फील्ड में करूँगा। अच्छा, तो अभी चाहे फैशन कर रहे हैं आप, तो फैशन में आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं: कंसेप्चुअल, एडिटोरियल, कमर्शियल और डॉक्यूमेंट्री। तो इन चारों में अब तक जो आपने किया है उसमें मेजर के लिए आप किसको चूज करना चाहेंगे? सर, कैन यू रिपीट इट अगेन? जो आपका कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं तो उसमें आपके पास में एक लाइन आपको पकड़नी है। हाँ जी। अगर आप एज अ कमर्शियल फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर बात करते हैं तो आपको कमर्शियल जोन में जाना है। अगर आप मैगजीन और उन सब के साथ में कोई फोलियो करते हो, किसी डिजाइनर के लिए करते हो या किसी पर्सनैलिटी के लिए करते हो, तो वो एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट हो जाता है उसका। थर्ड इज डॉक्यूमेंट्री। फैशन में भी आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, किसी खास सब्जेक्ट को, किसी खास पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप डॉक्यूमेंट्री की तरह से पेश कर सकते हो। और चौथा है कंसेप्चुअलाइजेशन। मैंने नया ब्रांड एस्टेब्लिश किया माइंड में, मैंने उसको ही एक्सप्लोर किया, उसी के ऊपर कोई कैंपेन, फोटोशूट प्लान किया। तो इन चारों में से किस तरफ आप प्लान कर रहे हो अपना मेजर?
सर मेजर एक्चुअली इतना तो मैंने खैर नहीं सोचा, लेकिन मैंने उसमें से 2 जो है मैंने अपने फाइनलाइज करे थे कि मैं अगर अपना मेजर दूंगा तो इन जो आपने अभी 4 बताए हैं उनमें से मैं 2 मैंने सिलेक्ट करे थे कि एक फैशन डॉक्यूमेंट्री में या फैशन कंसेप्चुअल में। ओके, फैशन डॉक्यूमेंट्री में और फैशन कंसेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए कि कोई ब्रांड आप परसीव कर सकते हो, कंसेप्चुअल एक प्रोजेक्ट बनाना है हमें, तो कोई एक ब्रांड जिसको आप चाहोगे कि ये मेरे लिए करना चाहिए, जो मेरा आपसे कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें जो परसेप्शन सा डेवलप मुझे हो रहा था, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको किसी ऐसे ब्रांड पर काम करना चाहिए जो वाइब्रेंट हो, जो जिसका एडवर्टाइजिंग जब आप करने लगो तो उसको फाइनल प्रिंट उसका होना चाहिए एक इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर, दैट कुड बी वोग, दैट कुड बी हार्पर, दैट कुड बी सम अदर मैगजीन, जो दुनिया की बड़ी मैगजीन्स हैं, वो वहाँ के लिए होना चाहिए। उसके लिए हमें एक ब्रांड चुनना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ सो दैट आपको ये पता लगे कि हम प्रोसेस में कैसे एंटर करेंगे। देखिए, ये एक पेपर मैंने यहाँ रखा है, इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव ब्रीफ। किसी भी कैंपेन को, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले वी शुड राइट समथिंग अबाउट द ब्रांड और द प्रोडक्ट। एक एजेंसी जब एक प्रोडक्शन कंपनी को या डायरेक्ट फोटोग्राफर को हायर करती है तो एक ब्रीफिंग सेशन होते हैं उसके, जिसमें हम एक डेफिनेट पर्पस ढूंढते हैं। ये आपको समझना चाहिए, डेफिनेट पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन में नहीं आता है। डेफिनेट पर्पस यानी इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, ठीक, आउटकम क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, मूड बोर्ड कैसे बनेगा, वो सब बात की बात है, पर पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट इस पर्पस के लिए करना है, ठीक। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि हम किसी एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं। कौन क्लाइंट हो सकता है? अगर मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप किस ब्रांड से को एस्पायर करते हो? आपको लगता है कि ये ब्रांड मेरे मतलब का है? प्लेबॉय मैगजीन। और ब्रांड यानी जो जिस फैशन ब्रांड को आप एस्पायर करते हो वो कौन? डीजल। हम डीजल पे काम करें एक बार? हाँ श्योर, ठीक है। डीजल एक ब्रांड है जिसके ऊपर हम अपना ये कैंपेन प्लान करेंगे, तो क्लाइंट हो गया हमारा डीजल, ठीक है। डीजल कंपनी का नाम क्या है? कौन कंपनी इसको चलाती है? डीजल ही मान लेते हैं। और ब्रांड भी हमारा डीजल है, या डीजल में भी कोई सब ब्रांडिंग है पर्टिकुलर? सब ब्रांडिंग हो, मतलब ये क्लोथिंग ब्रांड्स भी करती है। हाँ। और बाकी जैसे हम परफ्यूम ब्रांड्स भी हो, इसमें और भी पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका अल्टीमेटली अगर मुझे जिस पर्टिकुलर ब्रांड पर काम करना है, इज दैट अ परफ्यूम ब्रांड और डेनिम और सम क्लोथिंग पे ही क्लोथिंग है, ये क्लोथिंग ब्रांड हो गया आपका। चलिए, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड हो गया ना। कंपनी के बारे में आपको यहां पर थोड़ा भरना है। ये कंपनी क्या है, कब से एस्टेब्लिश्ड है, इसका एवोल्यूशन प्रोसेस क्या रहा, कब से शुरू हुई, कब कब हाइलाइटर्स आए, माइलस्टोन्स क्या रहे इसके, वो हमें यहां लिखना है। इसके बारे में हमें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हम जब काम करते हैं तो कंपनी इज द मदर, ब्रांड्स हम चिल्ड्रन की तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान लीवर एक मदर की तरह से हो गया, और उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो सारे एक तरह से बेबी या एक ब्रांड्स की तरह से हम उनको कंसीव करते हैं। फिर किसी एक के ऊपर हम काम करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है, राइट। तो ये कंपनी के बारे में आपने यू हैव टू स्टडी। बिल्कुल। और जब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो हमें इसके बारे में डिस्कशन करनी है कि कंपनी क्या है, कैसे है, और फिर उस क्लोथिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में यहाँ लिखना है आपने। ये कंपनी हो गई, देन ये प्रोडक्ट हो गया, इसके बारे में जो क्लोथिंग ब्रांड है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन। यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 लाइन्स का जगह छोड़ रखी है, लेकिन आपको अगर 3 पेज, 30 पेज, 300 पेज भी करने हैं तो इसके साथ में अटैच हो जाएगा वो। ओके। आपके लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को स्टडी करो, और दूसरा है उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इनसाइट्स निकालो। वो प्रोडक्ट मान लो
जैसे आपने शर्ट पहन रखा है ऐसा कोई शर्ट होगा या पूरा एक लाइन होगा, उसमें कई कलर्स भी होंगे, कई साइजेस भी होंगे, शर्ट के साथ में अपना ट्राउजर भी होगा, हो सकता है कि और भी कोई प्रोडक्ट हो। तो इस कंप्लीट रेंज को करने के लिए आपको उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लानी है, लेटेस्ट कौन सा कपड़ा वो इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या कैरेक्टर है, क्यों उसको लोग पहनते हैं, इसके यूएसपीज क्या है, जो सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड इज नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव। कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। सेल करना है, सेल को, टर्नओवर्स को बढ़ाना है, डीलर नेटवर्क बढ़ाना है, प्लेसमेंट्स ज़्यादा मॉल्स में करनी है, या सिर्फ ब्रांडिंग, डीजल का ब्रांड रिकॉल करना है। मतलब मेरा एक ब्रांड है कॉल्ड डीजल, और डीजल को यूथ या जो भी उसका टारगेट ऑडियंस है उसके माइंड में इम्बाइब करना है वो, ताकि वो जब भी नेक्स्ट टाइम वो मॉल में जाए तो वो डीजल को ढूंढे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब आप इसको और इसको, कंपनी को और ब्रांड को समझ लोगे तो हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम ये इन टोटलिटी एक ब्रांड पर काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव है 2024 का कंप्लीट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक, टोटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक कैंपेन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। प्रिंट कैंपेन आ जाता है, यानी मैगजीन्स में ऐड छप रहा है, न्यूज़पेपर्स में ऐड छप रहा है, और कोलेटरल्स होते हैं उसमें छपना है, एयरलाइन की मैगजीन्स हैं उसमें छपना है, मतलब कहीं पर। वो हम मीडिया जब प्लानिंग करेंगे तब हम उस पर तय करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि 2024 का जो कैंपेन है हम उस पर काम कर रहे हैं। सर एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मीनिंग यही है कि हम यहाँ अपने कैंपेन को कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे। हाँ, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फोटोग्राफर, जो स्ट्रैटेजी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में स्ट्रैटेजिस्ट और जो प्लानर्स होते हैं उन्होंने की, और उनकी टीम के मेंबर्स होते हैं, कोई कॉपी राइटिंग करता है और कोई विजुअलाइजेशन करता है, कोई आर्ट डायरेक्शन करता है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ये लोग जब इन टोटलिटी कैंपेन के स्क्रिबल्स बनाते हैं और मूड बोर्ड बनाते हैं और फाइनली डमीज बनाते हैं, वो डमी को जब क्लाइंट से अप्रूवल हो जाता है तब शुरू होता है प्रोडक्शन का काम। एग्जीबिशंस लगती हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करना है। शोरूम्स में आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो शोरूम में देखा ना, पोस्टर्स लगे रहते हैं, कहीं कहीं साइनेजेस लगे रहते हैं, मैनिक्विन्स लगे रहते हैं, उसके आसपास भी कुछ कुछ डिस्प्ले होता है, ब्रांडिंग का एक स्टाइल होता है, न्यू अराइवल्स करके कुछ लिखा रहता है, तो उसमें एक रेंज दिखाई देती है, प्रॉपर उसका डिस्प्ले होता है। वो सारा काम अब आपको करना है। ओके, वो आपको क्यों करना है? एज अ फोटोग्राफर तो आप शूट करो, थैंक यू कर दो, लेकिन यू बीइंग अ क्रिएटिव रिसोर्स, आप एक क्रिएटिव रिसोर्स हो और इंडस्ट्री की नॉलेज ही आपको नहीं है, वो कंपोजिशन क्या है टीम का, तो आपको यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से पास आउट हो जाओगे तो इसको जाके वहाँ सीखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप यहीं सीख जाओ, क्योंकि जब आप उन लोगों की टीम में बैठो तो आपके पास में एक क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए कि यस आई नो दिस, यू नो, बिजनेस का जो ये जो स्फीयर है इसमें आई एम यू नो ओके विद दिस। आप उनकी टर्म्स को समझें, टर्मिनोलॉजी को समझें, आप उसके पर्पस को समझें। आपने इस पूरी ब्रीफिंग को अगर समझ लिया तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर, 360 डिग्री होता है ना, उसमें से एक डिग्री को पकड़ना है हमें। पर्पस ऑफ दिस कैंपेन, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन, तो बस वही फोकस करना है, उसी के लिए सारा प्रोडक्शन होगा। सिलेक्शन ऑफ मॉडल से लेके, लोकेशन से लेके, शूट से लेके, आपकी टीम कंपोजिशन क्या बनेगी, आपकी भी तो अपनी फोटोग्राफी की टीम कंपोजिशन बनती है, ताकि वहां जो नॉलेज वाले लोग हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। जो आपको ब्रीफिंग दी गई है एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप समझें, उस पर्पस को समझें, उन मॉडल्स को समझें जिनके साथ आप काम करने वाले हैं, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है।
उस सबको जब आप समझ लोगे तो आपको क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी, आपकी वो इमेज बन के माइंड में एस्टेब्लिश हो जाएगी कि अल्टीमेटली मुझे ये तस्वीर इस एंगल से शूट करनी है, इस लाइटिंग में शूट करना है, इस लोकेशन पे शूट करना है, और मेरे जो मॉडल्स होंगे वो इस तरह से उनके बॉडी लैंग्वेज होंगे, इस जो आपने पढ़ी है अब तक, पेंटर्स को भी तो आपने स्टडी किया है, बिल्कुल। तो उनको सामने रखते हुए आपने इस फोटोग्राफी के कैंपेन को करना है। मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि वो कैसे फ्लो करता है। तो आपने क्या किया, एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव फाइनल कर लिया। अब शुरू होता है टारगेट ऑडियंस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने बोला डीजल। डीजल की जो ये लाइन है, जिस फैशन लाइन की बात आपने मुझसे करी है, क्लोथिंग लाइन की बात करी है, उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस 18 to 23 है, या कौन सा एज ब्रैकेट है, ये क्लियर होता है, पर्टिकुलर होता है। हम किसी के लिए भी कोई भी कैंपेन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। तो सिलेक्शन, आपने मॉडल जब सिलेक्ट करना है, पहले ऑडियंस सिलेक्शन होगा, उनका बाइंग कैपेसिटीज फाइनल होगा, तब जाकर के आप अपने मॉडल्स को चुनते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए इनका कोई प्रोडक्ट है डेनिम, और डेनिम में आजकल जो फैशन में अभी तक चल रहा था वो था कि भाई जीन्स को कहीं कहीं से कट डाल दिया, थ्रेड्स दिख रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये अगर मेरा प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा मॉडल चुनना है जिसको आप फर्दर हम शूट करेंगे कि वो जो ऑडियंस है से 18 to 21 और 23, जो भी सेगमेंट हम फाइनल करेंगे, अभी फाइनल हम जब आप इस क्लोथिंग लाइन को पढ़ोगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस, क्योंकि उन्होंने ही मेंशन कर रखा होगा बिल्कुल कि ये किस ऑडियंस के लिए हमने प्लान किया है। उस ऑडियंस को ही हमें फिक्स करके चलना है, आप बदल नहीं पाएंगे उसको। ओके, तो जो उनकी ब्रीफिंग है, जो इंट्रोडक्शन उन्होंने इस प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट लाइन के बारे में दिया है, उसी को हम पकड़ेंगे, वहीं से तय करेंगे कि मॉडल्स कौन होंगे, वहीं से तय होगा कि इन सबका टोटल बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, पर्सनैलिटी क्या होगी, तब जाके वो शूटिंग में आएगा। टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन करने के लिए जो ब्रीफिंग आती है, उस ब्रीफिंग में तय कर देते हैं कि ये इस ऑडियंस के लिए, उस ऑडियंस का भी एक बाइंग कैपेसिटी लेवल होता है कि भाई वो एक जीन्स के ऊपर या एक ट्राउजर के ऊपर कितना पैसा खर्च करते होंगे। तो सेगमेंट ए प्लस इज टॉप ऑफ द लाइन, रिच एंड फेमस। उसके बाद सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। तो यहां क्लियरली आपको पता लगेगा कि हम किस ऑडियंस के लिए ये कैंपेन को कर रहे हैं। मान लीजिए वो जो ये कैंपेन है वो बी प्लस कैटेगरी है, तो बी प्लस की डेफिनेशन है, प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि उनके पास में एक कार होती है, उनके पास अपना घर होता है, वो एक अच्छी कंपनी में हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, और उनकी जो शॉपिंग या परचेज करने की जो ताकत है वो इस तरह की रहती है। तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये डीजल के कपड़े पहनते होंगे, खरीद सकते। ये टारगेट ऑडियंस हमारी डिफाइन हुई। इनके बिहेवियर्स के कारण, इनके जो भी बाइंग की कैपेसिटी होती है या परचेजिंग बिहेवियर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑडियंस डिफाइन होती है। तीसरी चीज, क्योंकि ये कैंपेन सिर्फ इंडिया में करना है, या ये सिर्फ कैंपेन दिल्ली एनसीआर में करना है, या ये सिर्फ पंजाब से शुरू करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सब चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमने मेट्रोपॉलिटन मान के चलेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब इस तरह का फैशन ब्रांड होता है, वो महाराष्ट्र से, मुंबई से, फिर दिल्ली, फिर बाकी के बेंगलोर एंड चेन्नई एंड मैनी अदर मेट्रोज। तो मेट्रो सिटीज मान लेते हैं एक, तो है ना, मानते भी हैं वो भी, हम जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम फाइनल करेंगे। मान लो मेट्रोज, मेट्रोज के बाद शुरू होती है एज, जो हमने तय किया अभी। उसके बाद में उनका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब एटीट्यूड क्या है, वो कौन मॉडल है। जब आप मॉडल सेलेक्ट करते हो, इस तरह के मॉडल में आप किस ब्रांड को या किस पर्सनैलिटी को फिट पाते हो। स्पोर्ट्स का बंदा होगा, या तो बॉलीवुड से होगा,
या कोई और ही होगा जो कि अलग ही जोन से आएगा, ये एजेंसी ही तय करती है। बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं के पास में पूरा का पूरा सारा ब्रांड कस्टोडियन बोलते हैं, वो वही लोग होते हैं, वही तय करते हैं, वही सब बातें करते हैं, वही फाइनल करते हैं और आप तक वो बात पहुंचती है। और उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आपने अपने क्रिएटिव नॉलेज से करनी होती है। बिल्कुल सही है। अब आ जाता है बाकी ये कुछ और चीज़ें हैं, क्रिएटिव बटन, क्योंकि अब आप डमी, मैं अब एक एज एजेंसी और आप एज प्रोडक्शन कंपनी और एज फोटोग्राफर काम करेंगे। तो मुझे ये आपसे मेरे को आपको एक ब्रीफिंग देनी है जो इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी, हम दोनों मिलके बनाएंगे उसको। वो आता है कि क्रिएटिव ट्रिगर क्या होगा, वो स्पार्क होगा जो आपकी ऑडियंस उस एडवर्टाइजमेंट को देख के कहेगी वाओ व्हाट अ डिज़ाइन, व्हाट अ एटीट्यूड, व्हाट अ मेरे वाला है। वो देना पड़ेगा ना हमें, बिल्कुल, ताकि वो अट्रैक्ट करें हम अपनी ऑडियंस को। वो थ्रू फोटोग्राफी करेंगे ऑब्वियसली हम लोग। तो यहाँ हम तय करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दी ब्रीफिंग कि हमारे टेक्निकलिटीज क्या होंगे। मूड बोर्ड जैसे हम बनाते हैं वो मूड बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा। स्क्रिबलिंग से शुरू करोगे आप, स्क्रिबल करोगे, पहले आप क्या क्या करोगे, स्क्रिबल करोगे, ठीक है, मूड बोर्ड बनाओगे, क्योंकि अभी हमारे पास में ब्रांड नहीं है, हम डमी से काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मैं एज अ एजेंसी एक्ट करूंगा और आपको एज अ फोटोग्राफर या प्रोडक्शन कंपनी बनाना है। सो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे वो बिजनेस देगा, क्यों आपको बिजनेस देगा, वगैरह वगैरह, है ना। तो मूड बोर्ड बनेगा, देन प्री प्रोडक्शन होगा, ठीक, पूरी प्लानिंग करोगे, लोकेशन वगैरह ये सब स्टूडियो में करना है कि नहीं करना है, बैकग्राउंड क्या होंगे और एटीट्यूड क्या होगा। इस तरह के बड़े ब्रांड्स का एक ब्रांड मैनुअल बनता है, ब्रांड मैनुअल, ठीक, इसको भी आपको याद करना है, ब्रांड मैनुअल। ब्रांड मैनुअल क्या होता है कि क्योंकि ये एक डीजल बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, सो दे हैव क्लियर कट गाइडलाइंस। इनकी गाइडलाइंस डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में, इनके लोगो की पोजीशनिंग के हिसाब से, लोगो जो बनता है पूरी ब्रांड की एक वो बनती है ना, मैनुअल बनता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है डीजल इस कलर में इस लोकेशन पे ही प्रिंट होगा। हम अपने हिसाब से इसको यहाँ पहुंचा नहीं सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में या कैलेंडर में या किसी भी चीज में, तो वो यही प्रिंट होगा। एक चीज क्लियर हो गई। कैमरा का लेवल क्या होगा, हाँ, एक गाइडलाइन आपको मिल गई कि कैमरा लोअर लेवल से शुरू होगा। जैसे एक पेंटिंग अपने हमने पढ़ा एल ग्रीको एक पेंटर थे जो कि लोअर लेवल से पेंट करते थे और लार्जर देन लाइफ तस्वीरें आती थी नीचे से। अगर आप कैमरा नीचे से आप तो हैंडल करते हो, हल्का सा लोअर लेवल से जब आप पिक्चर को शूट करते हो, मॉडल की छवि थोड़ी विराट और बड़ी ऐसी हो जाती है, होती है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही एयरटेल का जो ब्रांड मैनुअल था उसमें भी तस्वीरें जो पहले शुरू में आई थी वो इसी एंगल से आई थी। ओके। तभी तो अभी आप शूट कर रहे हो लंदन में, मैं शूट कर रहा हूँ इंडिया में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना यहाँ का एयरटेल डिफरेंट है और वहाँ का डिफरेंट है। तो वो गाइडलाइंस ही है जिनको हमें फॉलो करना होता है। ओके। आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ उसको फॉलो करना है, ये आपका काम है एज अ फोटोग्राफर। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं। तो वो गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो। मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि ये कमर्शियल कैंपेन है, ये इसका बिजनेस का एक पर्पस है, ठीक है। तीसरा जो और भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो मीडिया की जो प्लानिंग है, जब हम मीडिया को तय करते हैं, अब आपने शूट कर लिया उन गाइडलाइंस पे कर लिया, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या किसी और आउटडोर्स में या तो एयरपोर्ट्स पर वगैरह वगैरह जो अच्छी जगह है जहाँ पर वो ऑडियंस दिखाई देती होगी, जाती होगी, वो लोग उस कम्युनिकेशन करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो सिलेक्शन भी करना पड़ता है, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो ऑडियंस एयर ट्रेवल करती होगी, से एयर ट्रेवल करती होगी वो। तो एयर के अंदर भी इकोनॉमी भी है और महंगी फ्लाइट्स भी हैं। तो ये वाला जो ऑडियंस है, जो
जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, सपोज ये एक हायर लेवल का ब्रांड है, मिड हायर लेवल का, मिड हायर, तो ये होगी किसी ऐसी एयर फ्लाइट मैगजीन में प्रिंट होगा जिस में ये लोग ट्रैवल करते होंगे। जैसे मान लीजिए हम हैं, टाटा की एक फ्लाइट है विस्तारा, हाँ ओके, वो ऑडियंस कहाँ किस फ्लाइट में बैठते हैं, वो इकोनॉमी क्लास में नहीं जाते हैं, वो विस्तारा में जाते हैं। तो विस्तारा की एक मैगजीन प्रिंट होती है, उसमें प्रिंट होगा ये। ओके, क्योंकि आपका काम तो सिर्फ फोटोग्राफी करने का है, लेकिन आपको ये पूरी इंडस्ट्री को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पर शूट कर रहे हैं पर वो कहाँ प्रिंट हो रहा है। एयरपोर्ट में साइनेजेस लगे रहते हैं बड़े बड़े, उन साइनेजेस पे प्रिंट होगा क्योंकि वो एयर ट्रैवल करते हैं। फिर वो मैगजीन्स या और न्यूज़पेपर्स, एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स और एक है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें भी कई बार हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी अपनी जो ऑडियंस जिसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली है कि एचटी वाली है, ठीक है, इसका सिलेक्शन होता है और पूरा कंप्लीट मीडिया प्लानिंग होती है और उस मीडिया की फिर एक टाइमलाइन बनती है कि कब कब क्या क्या प्रिंट होगा, यानी कि लॉन्च डेट आ जाती है। अब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपने अपनी आर्ट गैलरी में जो भी आप शूट करोगे, आप करोगे प्रिंट कैंपेन, आप करोगे आउटडोर कैंपेन, आप करोगे मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए, आप एक कैलेंडर बना के दोगे उस कंपनी के लिए, आप बना के दोगे कुछ डैंगलर्स। डैंगल जब हम शोरूम्स में जाते हैं तो देखा धागे से ऊपर से लटके रहते हैं वो शेप, हाँ जो चमकते हैं ऊपर से, नहीं उसके ऊपर वो डिजाइन डाला रहता है। ओके ओके, डैंगलर बोलते हैं, डैंगल करते हैं, ऊपर से लटकते हैं वो, हाँ तो धागे से वो लटके होते हैं, डैंगलर्स बोलते हैं हम उसको। ओके, या पोस्टर्स लगे रहते हैं, हाँ। बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखा ना, लार्जर देन लाइफ पोस्टर्स लगे रहते हैं मॉडल, और वो जो डेनिम है या जो भी लिनन है या कोई और जो भी कपड़ा है वो उसने पहन रखा है और एटीट्यूड के साथ पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये पोस्टर्स ये भी आपको बनाने, मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कैंपेन का, ये सब चीज़ें तैयार करके हमें उस ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्ले करना है उसमें आर्ट गैलरी में। सो एक तरफ से ब्रीफिंग शुरू होगी, यहाँ ब्रीफिंग है कि आपने क्या कंसीव किया था आइडिया, क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, उसकी स्क्रिबलिंग क्या की थी, कैसे आपने उसका मूड बोर्ड बनाया, वो सब डिस्प्ले करेंगे ताकि आने वाले लोग जो होंगे, हमारी जो ऑडियंस, हमारी अपनी ऑडियंस है जो आपके काम को क्रिटिक करेंगे, वो देखें कि स्टूडेंट ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में एक डेवलप किया था प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उसने उसकी स्क्रिबलिंग की, मूड बोर्ड बनाया और फिर फाइनल शूट डिस्प्ले किया। मूड भी वहाँ आपको ऐसा डेवलप करना है, मान लीजिए वो जो कंप्लीट वॉल है वो पूरा का पूरा डेनिम का या लिनन का ही होगा। आप ये सोचो, विजुअलाइज करो, जब हम कोई चीज़ बी बिलो द लाइन यानी एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, इस शर्ट को या इस ट्राउज़र को या इस कुर्ता को या जो भी वो कंपनी वो ब्रांड बनाता है, इसको जब हम डिस्प्ले करेंगे वहाँ पर विद पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, तो हम वो टेक्सचर को भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, वो कपड़ा क्या है, उसकी फिनिश कैसी है, फैब्रिक क्या है, उस पर क्या क्या डिज़ाइंस पॉसिबल थे और हमने कैसे उसको वहाँ तस्वीर तक पहुँचाया। ये कंप्लीट पैकेज हमें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि हम इसको पूरे को डिस्प्ले करें। आपको स्क्रिबलिंग से लेके और फाइनल एग्जीक्यूशन तक का पता है, आपको ये पता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझे क्या ब्रीफिंग किया था, मी एज एडवर्टाइजिंग कंपनी मैंने क्या ब्रीफिंग की तुम्हें, क्या ब्रीफिंग, तुमने कैसे उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज गेन करी, धागे से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट जब तक वो बना, उसके अंदर कहाँ उस कंपनी ने क्या यूएसपीज डाले हैं, क्या स्पेशल किया है, वो रीज़न टू बिलीव होता है। वो रीज़न डालना पड़ेगा आपको कि इस प्रोडक्ट को 1873 में इस खास कपड़े को किसी ने बनाया था, तब से ये चला आ रहा है, तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ ना। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट जो इस डिज़ाइनर ने, ये जो लाइन जिसके ऊपर हम काम करेंगे, ये इस फैशन डिज़ाइनर ने इसके ऊपर काम किया है, उसको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, कितना कुछ उसने किया है, ये रीज़न टू बिलीव है। यानी आपकी ऑडियंस को इसका तड़का, यानी इसका हल्का सा टच दे दिया,
आपने देखा ना एडवर्टाइजमेंट्स में कभी कभी अवार्ड छाप रखे होते हैं, छोटे छोटे साइंस लगे होते हैं, वो काय को लगे होते हैं, वो हम पढ़ते नहीं हैं, बट जब हम उसको देखते हैं, विजुअल करते हैं, उसको सामने रख के देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये बेहतर है भाई। जबकि हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। 33 इयर्स रेमंड्स लिखता है 1951 से या 18 समथिंग से वो ब्रांड एस्टेब्लिश है। क्यों? वो ट्रस्ट डेवलप होता है, वो ट्रस्ट डेवलप होता है। 150 साल पुरानी कंपनी, हर चीज बदलती है। अगर ये कंपनी नहीं होती लेटेस्ट, तो हम कुछ और भाषा बोल रहे होते, पर्पस कुछ और हो जाता, इंट्रोडक्शन हो जाता पर्पस, तो हम कुछ और ही प्लानिंग कर रहे होते। आज हम इस ब्रांड को, ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है पहले से, इस ब्रांड के ऊपर हम जा करके काम करना चाह रहे हैं, तो ये अलग चीज हो गई। तो ऐसे ही हर कैंपेन के क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्पस होते हैं। वही चीज आपने समझते हुए एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल आपने उसको शूट करके सामने एजेंसी को देना होता है। मतलब मेन इसमें कि हमें भी ब्रांड स्टडी करनी पड़ेगी। यस, ब्रीफिंग तो देगा सामने वाला, लेकिन हमें भी ब्रांड स्टडी करनी क्लियर कट है। और जो नहीं करते हैं उनके काम में हर बार नयापन नहीं आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने 8 10 6 तरीके की लाइटिंग सेटअप को सीखा है, ज्यादा सीखा होगा, क्रिएटिव भी करते होगे, तोड़ते भी होगे उस रूल को में भी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने वो नॉलेज नहीं ली तो हर बार आप कुछ नया कर दोगे? और वो भी क्योंकि अब बड़े ब्रांड, बड़ी एस्टेब्लिशमेंट में एंटर करना चाहते हो, तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि यहाँ मेरे सीखे हुए 10 फॉर्मूला से, जो आपने मेटामॉर्फोसिस की बात करी, आपने वहाँ हर लाइट, हर मॉडिफायर का अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ रहा है वो स्टडी किया था। जब आपने कई हजार तरीके से उसको स्टडी कर लिया है, भाई ये एक मॉडिफायर है से 4x4 बॉक्स, और लाइट 45 डिग्री, वो लाइट यूं घूम रही है आपकी, ऐसे जा रही है, पीछे से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से। जो मैंने आपका देखा है वो अपने डिग्री को भी स्टडी किया है, मॉडिफायर्स के अलग अलग तरीकों को भी स्टडी किया है, और तभी जाके वो 500 पेज की किताब बनी ना। तो आपके पास में आप आंखें बंद करके ये बता सकते हो कि अगर मुझे ये इम्पैक्ट लेना है जो मेरे को ब्रीफ किया गया है, तो ये मैं कौन सा मॉडिफायर लगाऊंगा, कौन से एंगल से लाइट आएगी, तब ये इम्पैक्ट आ जाएगा। दिस इज द क्रिएटिव एबिलिटी यू हैव। ओके, आप समझ रहे हो? बिल्कुल। मुझे स्टूडियो में सनलाइट एट 6:30 AM बनाना है। अब सनलाइट 6:30 का एक डेफिनेट कलर भी तो होता है, कलर आपको मालूम होगा कि इस डिग्री से लाइट आएगी, इस तरह का मैं कोई फिल्टर यूज करूंगा, या लाइट का मैं वाइट बैलेंस इस तरह से एडजस्ट करूंगा। मतलब कुछ तो आप लगाओगे ना अपने टेक्निक, ताकि वो ऑब्जेक्टिव क्लियर और वो सामने जो देखने वाला है वो सेटअप हो सकता है आप स्टूडियो में ही करो। हो सकता है अभी कई ऐसे फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं हमारे, जैसे एक मैं नाम चलो मैं नहीं लेता हूं, उन्होंने एक ब्रेकफास्ट का टेबल किसी 5 स्टार होटल में नहीं बनाया, किसी हवेली में या घर पर नहीं बनाया, एक रोड के ऊपर टेबल सजाया, रोड। क्योंकि उनको जो बैकग्राउंड में चाहिए था वो मेटेलिक भी चाहिए था, ग्रीनरी भी चाहिए थी, एक जो बोके इफेक्ट था वो भी उसके थ्रू वो इम्पैक्ट को लेना था। उन्होंने एक रोड के किनारे रख के वो टेबल को सजाया, क्योंकि पर्टिकुलर इस डिग्री पर लाइट जब पड़ेगी तो मैं शूट करूंगा। इतनी एक्यूरेसी हमें लानी पड़ती है। बिल्कुल, तभी हम बोल रहे हैं ना कि अल्टीमेटली हमें वो पर्टिकुलर आउटकम लेना है जो कैंपेन की डिमांड है। क्लियर? बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, मेरे को जो आपने मेरे को बताया वो चीज़ समझ आ गई कि अगर ब्रांड, अगर जो क्लाइंट है उसके अगर हम किसी और के लिए शूट कर रहे हैं तो उसकी हमें हिस्ट्री से लेके अभी तक वो जो काम कर रहा है उसमें क्या क्या मतलब अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, अचीवमेंट्स जो उन्होंने गेन करी है। अगर हमें अपनी क्रिएटिविटी, अगर जैसे मेरी जो है वो लाइटिंग पे है
कि अगर पर्टिकुलर लाइट्स तो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ से ये लाइट लगेगी तो ये इफेक्ट आएगा, उसका ये इमोशन आएगा। लेकिन अब सामने वाला जो क्लाइंट हमारे को जो बता रहा है कि मेरे को ये मूड चाहिए उसमें, और मैं ये एक टाइम पे मैंने ये भी किया था, मतलब ये मेरी अचीवमेंट थी, ये हमारी आर्टिस्ट्री है, ये 100-150 सालों से चला आ रहा है हमारा ये ब्रांड, तो आप इसमें ये पॉइंट्स आप स्टडी करो, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी अपने अकॉर्डिंगली भी, क्रिएटिवली। क्योंकि जब हम कैंपेन करते हैं ना, तो एक तो फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट है वो तस्वीरें या वो एडवर्टीजमेंट या पोस्टर जो अल्टीमेटली वहां लग गए, सामने लग। लेकिन इसके पहले का जो रिसर्च है, हाँ, ये बहुत गहरा होता है। जैसे आइसबर्ग होता है ना, ऊपर से तो इतना सा दिखता है, लेकिन पानी के अंदर तो बहुत गहरा होता है ना। तो जो आपकी रिसर्च है, जो आपका स्टडी है, उसकी स्क्रिबलिंग्स शुरू करोगे, उसके बारे में लिखना शुरू करोगे, उसको स्टडी करना शुरू करोगे, तब जाके आप फाइनल आउटकम पर आओगे कि मैं इस पर्टिकुलर शूट के लिए इस लाइटिंग को, इस टाइम को, इस मॉडल को और इस तरह से प्रेजेंट करूंगा। हाँ, बिल्कुल। उसमें गाइडलाइन फ्रॉम द ब्रांड भी आने वाली है और आप पर वो डिपेंडेंट है, क्योंकि आप उनके काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। वो आपको काम क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। जिस दिन आपने इंडस्ट्री को ये बता दिया दैट आई एम अ क्रिएटिव रिसोर्स, मेरे हर कैंपेन में देखो हर बार नया सुर और ताल होता है, और मेरे हर कैंपेन की एक अलग स्पेशलिटी होती है एज पर द डिमांड ऑफ द ब्रांड। हाँ, उस दिन आपको बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर? गॉट इट सर। नेक्स्ट हम एक बारी और चेक कर लेते हैं। अब जब हम कोई एडवर्टीजमेंट बना ही रहे हैं, तो उसमें कुछ एक मैंने रीजन टू बिलीव तक तो बता दिया आपको कि मैं आप पर विश्वास क्यों करूं कि आपका ये प्रोडक्ट इतना बेहतर है और इतना अच्छा है, मेरे लिए इसलिए बेहतर है। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको अवार्ड्स मिले, आप 1951 से एस्टेब्लिश्ड हैं, आप अमिताभ बच्चन या किसी ऐसे मॉडल को हायर कर रहे हैं जिसका ट्रस्ट फैक्टर पहले से ऐड हो रहा है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग फैक्ट्स। सपोर्टिंग फैक्ट्स होता है मेरी लेदर की क्वालिटी, मेरी डेनिम की क्वालिटी, मेरे लिनन की क्वालिटी, इट इज गुड फॉर हेल्थ, कोई इसका रिएक्शन नहीं है बॉडी पर, ये फलाने किसी नोडल एजेंसी से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ने इसको ऐसे अवार्ड दे रखा है। इस तरह के जितने भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं वो वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। फीचर्स बोल दो उसको, फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखे जाएंगे। वो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में लिखे जाते हैं। अब ये सब तो हो गया कैंपेन, आपने एक अच्छी स्टडी करी, प्रोडक्ट शूट किया, फाइनल उसको शेप दे दिया, उसके ऊपर जो लाइन लिखनी है वो लिख भी दी, लोगो जो लगाना लगा दिया। रिसीवर्स रिएक्शन क्या होगा? फीडबैक। ऑडियंस उस पोस्टर को देखकर या उस एडवर्टीजमेंट को देखकर या उस आउटडोर में होर्डिंग या साइनेज को देखकर रिएक्ट क्या करे? कैसे रिएक्ट करेगी? आप भी तो देखते होंगे। हाँ। चाहे वो खाने से रिलेटेड है, चाहे लाइफस्टाइल का कोई प्रोडक्ट है। हमारा एक ऑब्वियस नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है कि अगर हमने कोई चीज नहीं देखी है, वाओ, इतना तो हम बोलते हैं ना। बिल्कुल। रिसीवर्स रिएक्शन इज कि क्या मैं इसको कॉल कर लूं, या नेक्स्ट टाइम मैं शोरूम में जाऊंगा तो इसी पर जाना है मुझे, या मैं कोई वेबसाइट के ऊपर जाऊं। तो जो एडवर्टीजमेंट बनते हैं उसके साथ में देखा ना, छोटा सा .com भी लिखा रहता है। हाँ। पर्पस ये है कि आप इस वेबसाइट पे इस लिंक पे जाओ या इस QR कोड को स्कैन करो, आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचाना है। सो ये रिसीवर्स रिएक्शन है। ओके, ठीक है, ठीक है। रिसीवर्स रिएक्शन पर्पस है ना। मैं चाहता हूं यूथ इस कपड़े को पहनकर देखे या परचेज करे या टच करके देखे, कोई तो पर्पस होता है। वो रिएक्शन है ऑडियंस का कि हम चाहते हैं कि आप हमारी .com पे चले जाओ, हम चाहते हैं आप शोरूम में आके हमसे बात करो, या हम कॉल कर लें। ब्रांड है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे शोरूम पर पहुंचो, तो उस शोरूम का आता पता कुछ होना चाहिए, नियर बाय शोरूम, मॉल ऑफ इंडिया,
समथिंग लाइक दैट एड्रेस दिया जाएगा, तो वो पर्पस है। और उसके बाद में स्पेसिफिकेशंस या मैंडेटरीज। मैंडेटरीज क्या होती हैं किसी भी ब्रांड के साथ में, कि उसके बारे में क्या न्यूज़ उसमें वेबसाइट देना ज़रूरी है, या कोई नंबर देना ज़रूरी है, या कोई QR कोड देना ज़रूरी है। कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस होती हैं। नीचे एक लाइन लिखी होती है, द कैंपेन इज़, मतलब उसको इको फ्रेंडली है, इसमें कोई ऐसा एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का या वाटर का कंजम्पशन और समथिंग लाइक दैट, देखा पढ़ा आपने सस्टेनेबल है। हाँ, तो वो नीचे एक लाइन में लिखा होता है। क्योंकि आज की जो ऑडियंस है, अगर आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है तो खरीदते हैं, नहीं तो मैं अपने एनवायरनमेंट को या अपनी अर्थ को सेव कर, जो डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी तरीके से, मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। तो आपको वो नीचे देना चाहिए कि मेरे जो लिनन का प्रोडक्ट है, कि मेरा जो डेनिम का प्रोडक्ट है, या मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, उसने हार्म नहीं किया है, वाटर के रिसोर्स को खराब नहीं किया है, उसने एयर को पोल्यूट नहीं किया है, उसने अर्थ को पोल्यूट नहीं किया है। हमने सुना है कि डेनिम जो प्रोडक्ट है, इसमें जब बनता है, कपड़ा बनता है, तो बहुत पानी वेस्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी पानी वेस्ट होता है। लेकिन अब जो इंडस्ट्री है, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें ऐसा हो गया होगा कि वो पानी कम इस्तेमाल होता होगा, ऑब्वियस बात है। तो आपके प्रोडक्ट की जो मैंडेटरीज हैं वो क्या हैं, वो इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, तो वो क्या है वो भी मेंशन होता है नीचे। ठीक है। जैसे कई लोग मैंडेटरी में मेंशन करते हैं कि लोगों के नीचे एक लाइन लिखी रहती है, सिंस 1951। इसको आप मिस नहीं कर सकते, ये लोगों की लाइन है, या लोगों के नीचे लिखा होगा उनका कमिटमेंट, समथिंग, जो भी कमिटमेंट है उस ब्रांड का अपनी ऑडियंस के साथ में, वो नीचे लिखा रहता है। अब इसके बाद में हमें यहाँ लिखना है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो वो तो बहुत सिंपल है। रिक्वायरमेंट्स, ब्रांड मतलब क्या डेवलप करोगे आप रिक्वायरमेंट में। आपने जो मैंने बता दिया आपको, वो न्यूज़पेपर एड्स हैं, मैगजीन एड्स हैं, डेंगलर है, पोस्टर है, कैलेंडर है, ऑनलाइन का कैंपेन हो गया, या और कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगे कि ये ऑडियंस को, इस ऑडियंस के लिए ये तो मजबूरी है कि बनाना ही पड़ेगा। दैट कुड बी एनीथिंग, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम तय करेंगे। और फाइनली एक चीज फॉर श्योर कमर्शियल फोटोग्राफर्स को या आप जैसी प्रोफाइल को ध्यान रखना है, इन सब चीजों का, इसको काम को करने की एक टाइमलाइन होती है। चाहे आप स्टूडेंट हो और चाहे आप प्रोफेशनल हो, आपको टाइमलाइन फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, अब आप कमर्शियल कैंपेन कर रहे हो, जो कि ऑडियंस के तक पहुंचना है पर्टिकुलर डेट को। बिल्कुल, डेडलाइन 15 अगस्त की एडवर्टीजमेंट 16 अगस्त को नहीं छप सकती। बिल्कुल, हाँ। होली का काम होली पे ही पूरा होता है, दिवाली पर फेस्टिव सीजन आता है तो कैंपेन करना पड़ता है, क्रिसमस पर पर्टिकुलर एक मूड डेवलप करना है शोरूम ने, तो उस हिसाब से हमें क्रिएटिव रिसोर्सेज को, एजेंसीज को काम करना पड़ता है। एग्जीबिशन ओपन हो रही है इतनी तारीख को इतने बजे, तो वो आपकी वेट नहीं करेंगे कि आप नींद से उठोगे और फिर जाओगे और तब जाके काम होगा, नहीं। इतने बजे अगर कैंप शुरू होना है एग्जीबिशन, तो उसके इतने घंटे पहले तक वॉकआउट करना है सबको। सब कुछ फाइनल कर दिया, अब बाहर निकलो। अब 9 बजे इनॉग्रेशन होगा और सारा काम, ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तब आप वहाँ पे सजा रहे हो अपने शोरूम को, वो नहीं चलता है ना। तो टाइमलाइन इसकी है, वो क्रिएटिव की भी टाइमलाइन है, वो मीडिया की भी टाइमलाइन है, वो प्रोडक्शन की भी टाइमलाइन है। वो हर तरीके से एक टाइमलाइन को ये पूरी की पूरी टीम बैठ करके सब तय करते हैं और सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, तब जा करके वो कैंपेन कंप्लीट होता है। ओके, एनी डिस्कशंस, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर यही ब्रीफ जो है, मतलब कोई ब्रांड या फिर कोई डिज़ाइनर वगैरह ना देके, अगर हम अपना खुद का ब्रीफ बनाना चाहे कि अगर कोई हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, अब आपने पहले ही बोल दिया था कि मैं कॉन्सेप्चुअल करूँगा। हाँ, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करूँगा। हाँ, एंड वो ABC ब्रांड नहीं होगा, वो एक बनाया हुआ ब्रांड होगा। हाँ, ठीक। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी एक परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा, वो ब्रांड ये ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट लाइन ये है,
उसकी ऑडियंस ये है, उसको इस तरह से उसका बिहेवियर ये है, और ऑडियंस का बेनिफिट कैसे हो रहा है। जो अभी तक हमने डीजल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन किया है वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के उसमें हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ये फैशन का ब्रांड नहीं है, मान लो ये एक फूड ब्रांड है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। लेकिन जितनी हमने डिस्कशन करी है वो लागू होकर वो लिखनी जरूर पड़ेंगी। यानी आप अगर अब नया ब्रांड डेवलप कर रहे हो, परसीव कर रहे हो एक, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा जो ब्रांड है उसका बिहेवियर क्या है, किस ऑडियंस के लिए है, क्यों ये कोई somebody should buy this, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, क्लियर है? समझ, हाँ बिल्कुल सर। तो अभी आपका नेक्स्ट लेवल जो होगा आपका भी, और जो भी बाकी के जो लोग लर्निंग कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको भी इसी तरीके से अपने अपने ब्रांड्स को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने होंगे। हो सकता है कोई सोशल कैंपेन करे, एनजीओ के लिए करे, कोई किसी होटल के लिए करे, हो सकता है कोई नेशनल हार्मनी जैसा सब्जेक्ट उठाए, G20 हुआ है कोई, क्या पता उसी के लिए उठाए। एक मैंने आपको बोला था कि आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर G20 नहीं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये गवर्नमेंट इस वक्त एम्पावर कर रही है आर्टिजन्स को, आप उनको क्यों नहीं करते हो? उसका भी एक माइनर कैंपेन उस पर कर डालो। 3 कैंपेन करने हैं आपने, एक प्रोजेक्ट करना है आपने मेजर, जो मान लीजिए वो ये होगा, क्योंकि आपने इस तरफ आगे बढ़ना है। हाँ। आपका प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो ये इस तरफ जा रहा है। अब इस ब्रांड की जगह कोई और ब्रांड यूज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो 2 माइनर करने हैं उसमें एक करो आप थोड़ा जिसके अंदर सोशल कनेक्ट बने, दैट वुड बी अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ कैंपेन, समझ लो, जिससे बुनकर लोगों का फायदा हो, जिससे उस आर्टिजन का या उस तरह की, जैसे मान लीजिए हमने कल डिस्कस कर रहे थे मैं और आप, तो हम उसमें साड़ीज को डिस्कस कर रहे थे। हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हम लेट अस कंट्रीब्यूट आवर प्रोफेशनल नॉलेज टुवर्ड्स दोज आर्टिजन्स और बुनकर, वो हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों को, जिसको गवर्नमेंट भी वो कर रही है। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड एस्टेब्लिश होगा। शुभम नारंग ने ये ब्रांड इन बुनकरों के लिए किया, और उसने, हो सकता है कि कोई आपको कल गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिले, हो सकता है कि आपको कोई स्पेशल जैसे यूपी में MSME है या UPID है, या और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो ही आपको सपोर्ट कर दें कि बस ये आपका कैंपेन हमें समझ में आया, वी वांट टू बाय दिस। हाँ ठीक है। तो हम दूसरा कैंपेन आप उस तरह से करो, और तीसरा फिर डिस्कस कर लेंगे कि भाई और एक कैंपेन क्या, वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। आपकी जो नॉलेज है आज तक एक्यूमुलेट की आपने, उसका फाइनल आउटकम इनके ऊपर आने वाला है। उस बेसिस पे ही आपको जो क्रिटिक करने आएंगे वो मार्क्स भी देंगे, और आपका फ्यूचर का पोर्टफोलियो भी डेवलप होगा। ठीक है सर, मैं एक बार सोचता हूँ आज रात तक, तो डेफिनेटली आप कल तक बता दूंगा। ठीक है सर, डन। आज मैंने शुभम के साथ में कैसे एक ब्रांड के ऊपर काम होता है, कैसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक ब्रांड, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, फिर एक प्रोडक्शन कंपनी, और फिर अल्टीमेटली एक फोटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये लोग एज अ इन टोटलिटी टीम कैसे काम करते हैं, दिए हुए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करते हैं, उसमें फोटोग्राफर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और कैसे उनको भी ये समझना चाहिए कि ब्रांड ओरिएंटेशन है क्या, ब्रांड का बिहेवियर क्या है, कब कब चीज़ें बदल जाती हैं, मीडिया प्लानिंग किसको कहते हैं। तो ये इन टोटलिटी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का कंपोजिशन क्या है, वहाँ से जब कोई कैंपेन डेवलप होता है तो वो कैसे प्रोडक्शन कंपनी को पहुँचता है, फिर फोटोग्राफर को पहुँचता है, या कैसे वो एजेंसी डायरेक्ट फोटोग्राफर को हायर करती है। इन सबको समझते हुए शुभम अब एक कैंपेन डेवलप करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा तो स्क्रिबलिंग को लेकर के जो भी मूड बोर्ड डेवलप होगा वो उसको लेकर के बनाएंगे, और फाइनल कैंपेन जब बन जाएगा उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये छोटा बिजनेस नहीं है, यहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है सेल्स की, और फोटोग्राफी बीइंग अ वेरी डायरेक्ट एक्सपर्टीज, वो आपकी तस्वीरों के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है। आप सोचिए, तस्वीर, एक फोटोग्राफ कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है जब वो मॉल में शोरूम्स पे लगी होती है।
एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, मेट्रोज में जो साइनेजेस लगे वहाँ डिस्प्ले होती है, पैकेजिंग के ऊपर होती है, बॉलीवुड में होती है या न्यूज़ में, मैगजीन्स में और या फिर पब्लिकेशंस में होती है, डिजिटल मीडियम में होती है, कहीं और होती है, एग्जीबिशंस या जहाँ पर भी और पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, क्या पता क्या वहाँ पर दिखाई देती है। तो अल्टीमेटली इतनी बड़ी जब टीम काम कर रही होती है तो फाइनली एक फोटोग्राफर उसको विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करता है और अपनी थॉरो नॉलेज के साथ में एक बड़े ब्रांड को, एक बेहतर प्रोडक्ट को पोजीशन करता है। दिस इज व्हाट इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी इज। ऐसे ही और डिस्कशंस को लगातार देखते रहने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहने के लिए आप आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी के हमारे पॉडकास्ट को जरूर देखते रहें। हम गारंटी कर रहे हैं कि आपके नॉलेज को हम एनहेंस करेंगे। आप अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं, फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप किस इंस्टीट्यूशन से हैं, कहाँ से हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीखिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपको हमसे कोई क्वेरी करनी है तो भी आप हमारे को 9015422322 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम आपके लिए ज़रूर, हमें खुशी होगी कि हम आपकी बात को, आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करें और बनाएं एक कंस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, एक क्रिएटिव वर्ल्ड। लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में। थैंक यू सो मच।